कि उस पुस्तक की हमारी हिंदी विषय की जो है दूसरी जो रचना है वो है सत्य के प्रयोग। पहले हमने जो पहली जो रचना थी उसने कहा था, उसको हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब हमारी जो दूसरी रचना है वो है सत्य के प्रयोग। इसके जो लेखक है वो महात्मा गांधी है। ये इनका एक आत्मकथात्मक अंश है जिसको हमारे सामने यहाँ रखा गया है। तो इस जो अंश के है सत्य के जो प्रयोग जो रचना है उसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी। इस रचना के लेखक कौन है? महात्मा गांधी हमारे इस रचना के लेखक है, ठीक है। और इसकी जो विधा है, इसकी जो विधा है वो है आत्मकथा। आत्मकथा ये एक रचना है, ठीक है। ये गांधी जी के जीवन से संबंधित है। गांधी जी ने इसे 1927 में लिखा था, ठीक है। 1927 में इसे लिखा था। ये इनकी आत्मकथा है। इसे गांधी जी ने पहले गुजराती भाषा में लिखा था और ये 1927 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। और उसके बाद में महादेव देसाई ने इस रचना का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया था। अंग्रेजी में अनुवाद किया था माई एक्सपेरिमेंटेड विद ट्रूथ नाम से। तो हमारे सामने सत्य की जो प्रयोग जो महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है ये हमारे सामने जो है वो गुजराती में 1927 में गांधी जी का एक अखबार था जिनका उन्होंने संपादन किया था। उसका जो नाम है वो है नवजीवन। नवजीवन में रचना प्रकाशित हुई थी। गांधी जी ने तीन समाचारों का संपादन किया था, यंग इंडिया, हरिजन और नवजीवन। तो ये जो रचना थी वो नवजीवन में प्रकाशित हुई थी उनकी 1927 में। नवजीवन में उनकी एक प्रकाशित रचना। ये जो रचना है वो इनके इंग्लैंड के और अफ्रीका के अनुभव से जुड़ी हुई है। इसके अंदर हमारे कुल 5 अंश दिए गए। इसके अंदर जो कुल है हमारे 5 अंश इस रचना में दिए गए हैं। गांधी जी की जो रचना थी गुजराती में जो प्रकाशित हुई थी तो उसका जो नाम था सत्य ने प्रयोगे, इसका नाम। अब बात आती है गांधी जी इंग्लैंड में तो जाते हैं अपनी वकालत का अध्ययन करने के लिए, ठीक है। एक तो भाग इसके अंदर हमारा इंग्लैंड का है और दूसरा जो भाग है वो है अफ्रीका का। तो गांधी जी पहले इंग्लैंड से अपने वकालत का अध्ययन करने के लिए गए थे और उसके बाद वो अफ्रीका गए थे। तो गांधी जी जो अफ्रीका जाते हैं वो जाते हैं 1893 से 1915 तक का उनका अफ्रीका का जीवन का रहता है। इससे पहले इंग्लैंड में वो क्या करते हैं, अपने वकालत का अध्ययन करने के लिए जाते हैं। तो इस इंग्लैंड के वकालत के अध्ययन के माध्यम से हमारे सामने जो इसके अंदर एक बिंदु दिया गया वो दिया गया सभ्य पोशाक। सभ्य पोशाक का जो बिंदु जो है वो हमारा इंग्लैंड से जुड़ा हुआ है और उसके बाद जो अफ्रीका से जुड़ा हुआ जो बिंदु है वो है बलवान से भिड़न। ये हमारे 2 बिंदुओं का हम इसमें आज अध्ययन करेंगे। बलवान से भिड़न, ये हमारे 2 बिंदु, सभ्य पोशाक और बलवान से भिड़न। अब इससे पहले थोड़ा सा हम गांधी जी के जीवन पर दृष्टि डाल लेते हैं, क्योंकि गांधी जी के जीवन से जुड़ी होने के कारण, क्योंकि गांधी जी के जीवन के बारे में हमें पता हुआ तभी हम सभ्य पोशाक और बलवान से भिड़न के बारे में जान सकते हैं। तो हम सभी को पता है कि गांधी जी का जो जीवन काल है 2 अक्टूबर 1869 से क्या होता है, आरंभ होता है, ठीक है। और इनका जो जीवन काल है वो 30 जनवरी 1948 तक इनका जीवन काल रहता है। इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले अपने जीवन में जो सिद्धांत आए उनके, जिनको अपने सत्यवादी या अहिंसा के लिए कहते हैं, तो गांधी जी के जो आध्यात्मिक गुरु थे, गांधी जी के आध्यात्मिक जो गुरु थे वो थे लियो टॉल्स्टॉय नाम के जो उनके गुरु थे। उनका उनके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। उसी के कारण उनके मन में आध्यात्मिक विचारधारा आई थी। दूसरी जो बात आती है, गांधी जी के जो है राजनीतिक गुरु, गांधी जी के राजनीतिक जो गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले जो थे इनके राजनीतिक गुरु थे। इन 2 लोगों का गांधी जी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। यहाँ से ही हमारे इस पाठ्यक्रम का जो अंश है उस अंश में भी इनका बहुत ज्यादा योगदान रहेगा, क्योंकि गांधी जी को ये सिद्धांत जो है इन 2 लोगों से मिले थे। तीसरी जो मुख्य बात आती है, गांधी जी के अंदर जो सत्याग्रह या यूं कह दो अहिंसा की जो गांधी जी के अंदर जो प्रवृत्ति आई है, ठीक है, इसी में हम कह सकते हैं सत्यवादी।
सत्यवादी के जो गांधी जी के सिद्धांत थे, गांधी जी ने नाटक पढ़ा था हरीशचंद्र। हरीशचंद्र एक नाटक था। उस हरीशचंद्र नाटक के माध्यम से गांधी जी के जीवन में क्या है, बहुत बड़ा योगदान रखा। उसमें देखा जाए तो ये हमारे 3 घटनाक्रम रहते हैं। हरीशचंद्र का जो नाटक था वो गांधी जी को प्रभावित करता है। गोपाल कृष्ण गोखले जो उनके राजनीतिक गुरु थे, जब गांधी जी अफ्रीका के अंदर थे 1893 से 1915 तक उनका जीवन काल रहता है, तो गोपाल कृष्ण गोखले ही गांधी जी को अफ्रीका से भारत में लेके आए थे। और गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो अफ्रीका में गांधी जी से मिले भी थे और उनके विचारों से गांधी जी क्या हुए थे, प्रभावित हुए थे और उन्हीं का उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। अब बात आती है कि गांधी जी को जो है हमारे उपाधियां दी, गांधी जी को 2 उपाधि दी गई है। वो एक तो है महात्मा की उपाधि। गांधी जी को एक तो महात्मा की उपाधि दी गई थी, ये दी गई थी रविंद्रनाथ ठाकुर टैगोर के द्वारा दी गई थी। दूसरी जो थी वो थी राष्ट्र पिता की उपाधि थी। गांधी को राष्ट्र पिता की जो उपाधि मिली थी वो दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को क्या दी थी, उपाधि दी थी। कब दी थी? 6 जुलाई 1944 को। घटना क्या हुआ था? 6 जुलाई 1944 को गांधी जी को जो राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई थी, उस समय हुआ क्या था कि 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस की जो आजाद हिंद फौज जो थी, उस आजाद हिंद फौज के लिए उन्होंने गांधी जी से आशीर्वाद मांगा था। गांधी जी से क्या किया था? उन्होंने आशीर्वाद मांगा था। और उन्होंने रंगून से रेडियो के अंदर क्या किया था? रंगून से रेडियो के अंदर जो दूरदर्शन पर प्रसारण हुआ था, उस प्रसारण में उन्होंने गांधी जी से क्या किया था? अपनी आजाद हिंद फौज के लिए उन्होंने आशीर्वाद मांगा और उसी समय उन्होंने राष्ट्रपिता के नाम से उनको संबोधित किया था। तो गांधी जी को राष्ट्रपिता का नाम किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। महात्मा का नाम किसने दिया था? रविंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर ने उनको नाम दिया था। राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। और आध्यात्मिक गुरु कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। ये उनके मुख्य रूप से हमारे जो सत्य के प्रयोग जो रचना है उसमें इनका मुख्य रूप से इतना ही योगदान आता है। इतने के बारे में सुनिए। इसी समय क्या है, गांधी जी का एक छोटा सा है जिसको कहते हैं सिद्धांत है करो या मरो। ये गांधी जी का सिद्धांत था जिसको कहते हैं डू और डाई। ये गांधी जी का एक सिद्धांत। ये था गांधी जी के जीवन से जुड़ी घटना जो हमारे इंग्लैंड से और अफ्रीका दोनों से ही जुड़ी हुई है। अब हम इसमें अध्ययन करेंगे सभ्य पोशाक जो इंग्लैंड से जुड़ी हुई उनकी घटना है। जब गांधी जी इंग्लैंड में वकालत के लिए जाते हैं उस समय उनके साथ क्या घटनाक्रम होता है, इसी को हमारे इस रचना के अंदर दिया गया है। तो होता क्या है, गांधी जी जब इंग्लैंड जाते हैं अपने अध्ययन के लिए, तो उस समय गांधी जी बहुत ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के थे और बहुत ज्यादा अनाहार से संबंधित उनके जीवन, भोजन से संबंधित उनके बहुत बड़े सिद्धांत थे। वो सिद्धांत ही उनके क्या है, आगे आकर किसी प्रकार की समस्या के रूप में भी उत्पन्न भी होते हैं और उससे वो निजात भी पाते हैं। कैसे देखिए, इसके अंदर हमारे को 2 बिंदु दिए गए। इस बात को 2 भागों में कह सकते हैं। एक तो यहाँ आता है अनाहार का और दूसरी जो बात आती है वो आती है सभ्य पोशाक की। इसी के अंदर 2 बिंदु हैं, सभ्य पोशाक और अनाहार। सभ्य पोशाक और अनाहार हमारे यहाँ 2 बिंदु। अब बात आती है अनाहार की। गांधी जी तो कहते हैं भोजन से संबंधित उनके बहुत बड़े सिद्धांत थे। वो अनाहार, अनाहार का मतलब होता है, इसमें कह सकते हैं अन्न प्लस आहार। आहार का अर्थ होता है भोजन, यानी अन्न का आहार, अन्न का आहार करना। अब होता क्या इसमें देखिए कि गांधी जी ने क्या किया था। गांधी जी ने साल्ट लेखक की पुस्तक पढ़ी थी और साल्ट लेखक की जो पुस्तक थी वो आहार के बहुत बड़े सिद्धांतों के बारे में वर्णन करती है। तो उसके कारण गांधी जी बहुत बड़े प्रभावित होते हैं। अब बात क्या है कि इंग्लैंड के अंदर बहुत ज्यादा ठंड का वातावरण है, वहां गर्मी नहीं है और इंग्लैंड के जो अधिकतर जो लोग हैं वो क्या खाते हैं, मांस खाते हैं। और वहां गांधी जी गए और गांधी जी थे अनाहारी यानी वैष्णव थे, वो मांस नहीं खाते थे। अब गांधी जी के जो दोस्त थे उन दोस्तों के मन में ये आया कि यदि ये मांस नहीं खाएगा, इस प्रकार का भोजन करता रहेगा अनाहार से जुड़ा हुआ, तो वो उनका स्वास्थ्य जल्दी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अब गांधी जी की समस्या क्या थी, गांधी जी ने साठ जैसे लोगों की पुस्तक पढ़ी थी, इसलिए वो अनाहार के प्रति उनकी क्या थी, रुचि थी। उसमें क्या था, उन्होंने हार्वर्ड विलियम्स की उन्होंने पुस्तक पढ़ रखी थी, आहार नीति। हार्वर्ड विलियम्स की क्या आहार नीति एक पुस्तक थी, उस पुस्तक को पढ़ा। वो भी किसमें थी, भोजन से आहार से संबंधित थी। उसके बाद क्या है, उन्होंने डॉक्टर मिसेस एना की उत्तम
उत्तम आहार नीति नाम से उनकी रचना थी। वो रचना जो थी वो भी भोजन से संबंधित थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, डॉक्टर एलियंस के आहार विषयक या यूं कह सकते हो आरोग्य विषयक उन्होंने लेख पढ़े थे और उन लेखों का उन पर बहुत बड़ा प्रभाव भी पड़ा, जिसके कारण वो क्या करते हैं, अनाहार से संबंधित क्या है अपना जीवन जीना शुरू करते हैं। उसके बाद क्या है, उन्होंने महान संतों, ठीक है, उसके बाद कह सकते हैं पैगंबरों, ठीक है, पैगंबरों की भी क्या है, उन्होंने विचार जाने समझे और उनके बारे में क्या, जो आहार के संबंधित उनके जो सिद्धांत थे वो सिद्धांत भी उन्होंने अपने जीवन में धारण किए। अब ये सारी की सारी बातें क्या करती है, गांधी जी को आहार के प्रति रुचि बढ़ती है। उसके कारण क्या है, गांधी जी बहुत ही बड़े आहार के सिद्धांत के साथ अपना जीवन जीने लगे। उसके कारण उनका क्या है, स्वास्थ्य खराब होने लगा और उस स्वास्थ्य की चिंता उनके मित्रों को होने लगी। तो यहाँ से हमारा एक पहला क्वेश्चन बनता है इसका ये कि गांधी जी के आहार संबंधी सिद्धांत बताइए। तो इसके अंदर आहार से संबंधी सिद्धांत की बात की, जो साइंस की पुस्तक है, हार्वर्ड विलियम्स की आहार नीति, मिसेस एना की जो है उत्तम आहार नीति, उसके बाद डॉक्टर एलियंस की आरोग्य विषयक लेख भी उन्होंने पढ़े, महान लोगों के, संतों के और पैगंबरों के, महान संतों के और पैगंबरों के विचार जो थे वो भी उन्होंने पढ़े थे। उसके कारण क्या है, वो एक बहुत ही बड़ा एक सैद्धांतिक अनाहार से संबंधित जीवन जीना आरंभ करते हैं। ये जो है एक इनका प्रश्न बनता है। अब बात आती है यहाँ से दूसरे प्रश्न की जो बात है वो आती है मुख्य सभ्य पोशाक। अब हमारे सामने जो है वो दूसरा बिंदु है, सभ्य पोशाक क्या है। सभ्य पोशाक की स्थिति है कि गांधी जी जब इंग्लैंड में थे उस समय इंग्लैंड के सिद्धांतों के अनुसार ही क्या है वो जी रहे थे, और वहां उनके सामने एक समस्या आती है कि जो उनका जो खान पान है उस खान पान के कारण और साथ ही उनके बहुत ही भारतीय संस्कृति के जुड़े उनके क्या थे, सिद्धांत थे। हालांकि इसमें छोटी सी एक अनाहार वाली छोटी सी घटना वो भी है, इसको भी बीच में से कर दें। अनाहार से संबंधित क्या है, जब मित्रों को उनकी चिंता होने लगी तो इसका छोटा सा ठहराव बिंदु ऐसे कह सकते हैं, मित्रों की चिंता। अब बात यह थी मित्रों की क्या चिंता थी, मित्रों की चिंता जो थी वो थी स्वास्थ्य से संबंधित मित्रों को क्या थी, चिंता थी, क्योंकि गांधी जी अनाहार की पुस्तक पढ़ने के कारण उनका खान पान अलग था और इसी कारण उनका धीरे धीरे स्वास्थ्य खराब होने लगा। तो उनके मित्रों ने क्या किया, उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन गांधी जी पर उसका कोई भी असर नहीं पड़ा। अब गांधी जी क्या करते हैं, एक बार वो भोजनालय में क्या करते हैं, उनके साथ भोजन करने जाते हैं, और एक बार क्या है वो किसी नाटक को देखने जा रहे थे। मित्रों ने बहुत बड़ा प्रयास किया कि गांधी जी में सुधार करते, लेकिन वो गांधी जी में सुधार जल्दी से नहीं कर पाए थे। तो एक बार वो नाटक देखने के लिए गांधी जी के साथ जाते हैं और किसी भोजनालय में क्या करते हैं, वो भोजन करते हैं। उसी समय क्या है, वहां जो है होटल वाला वो सूप लेके आता है। अब गांधी जी को बेचारे को पता नहीं कि ये सूप होता क्या है, तो उन्होंने पूछा कि इसके अंदर मांस है क्या, तो उनको पता चला कि मांस नहीं है। दूसरे मित्र जो थे भोजन साथ में कर रहे थे वो भी उनसे नाराज हुए। उन्होंने कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, आप हमारा दिमाग खराब न करें, आपको जैसा खाना खाना है आप बाहर जाके साधारण होटल से खाइए। और वहां मित्र खाना खा के आ जाते हैं, उसके बाद वो नाटक देखने जाते हैं। उसके बाद गांधी जी के दिमाग में एक प्रश्न आया कि इस हिसाब से तो मैं बार बार क्या अपमानित होता रहूंगा और मेरा स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा। उसके बाद गांधी जी क्या करते हैं, ये जो खान पान का जो परिवर्तन है वो अपने जीवन में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। और ये तो होगा खान पान का परिवर्तन। खान पान के साथ साथ उन्होंने क्या किया, खान पान के साथ साथ अपने जीवन शैली में भी क्या कर दिया, उन्होंने परिवर्तन कर दिया। वो जीवन शैली कैसे, सभ्य पोशाक के माध्यम से। यानी पहले जो उनकी पोशाक भी जो भारतीय संस्कृति रूप में थी, उसके बाद उन्होंने सभ्य पोशाक पहनने के लिए एक क्या किया, छिछला रास्ता अपनाया। क्या है, छिछला मार्ग अपनाया सभ्य बनने के लिए। गांधी जी ने क्या किया, सभ्य बनने के लिए छिछला मार्ग गांधी जी ने अपनाया। अब वो छिछला मार्ग क्या है, देखिए छिछले मार्ग के रूप में यदि देखा जाए तो गांधी जी ने क्या किया, जो इंग्लैंड में पहनावा है उस पहनावे को गांधी जी ने क्या किया, अपने जीवन में धारण किया। वो देखिए कैसे है। अब यहाँ से हमारे सामने आता है सभ्य पोशाक का प्रश्न। अब देखिए सभ्य पोशाक क्या है। सभ्य पोशाक का मतलब, गांधी जी जब भारत से गए थे तो उस समय क्या करते थे, वो बंबई के सिले हुए कपड़े पहनते थे। अब वहां जाने के बाद गांधी जी ने क्या किया, बंबई के सिले हुए कपड़े पहनने बंद कर, यानी वहां की सभ्यता के रंग में रंगे और अपना विशेष पोशाक बनाई। बंबई के कपड़े सिले पहनने छोड़ दिए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वहां से नेवी स्टोर से
नेवी स्टोर से कपड़े लिए, सिलवाए और 19 शिलिंग उन्होंने क्या किया, अपना पैसा खर्च कर दिया। उसके बाद क्या किया, उन्होंने रात्रि की पोशाक भी क्या है, अलग से बुनाई, जिसके लिए उन्होंने क्या किया, 10 पाउंड खर्च कर दिया। अब गांधी जी क्या है, इंग्लैंड में जाने के बाद इंग्लैंड के रंग में रंगे। उसके बाद वहां क्या करते हैं, गांधी जी ने बंधी हुई टाई की बजाय टाई बांधना भी उन्होंने, गांधी ने टाई बांधना भी उन्होंने क्या किया, सीख लिया, टाई बांधना भी सीखा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, गांधी जी क्या करते हैं कि सुंदर बाल कंघी करने के लिए, बाल सजावट भी कह सकते हो, बाल सजावट पर भी गांधी जी क्या कर दिया, ध्यान देना आरंभ कर दिया। ठीक है, अब गांधी जी क्या करते, घंटों तक बाल संवारने का प्रयास करते। ठीक है, टाई बांधना भी उन्होंने सीख लिया। अब क्या किया, अपने देश भारत से भाइयों से, अपने भाइयों से उन्होंने क्या किया, जेब पर लटकाने के लिए, जेब पर लटकाने के लिए सोने की चेन भी, सोने की चेन, क्योंकि अंग्रेज जो लोग हैं उनका वो पहनावा बहुत ही एक अलग तरीके का है। ठीक है, तो गांधी जी ने सभ्य बनने के लिए क्या किया, मुंबई के कपड़े पहनने छोड़ दिए, नेवी स्टोर से उन्होंने खुद के अपने नए कपड़े सिलवाए। उसके बाद में रात्रि के कपड़े भी क्या है, उन्होंने गांधी जी ने अलग से और बना लिए और उसके लिए 10 पाउंड खर्च कर दिया। गांधी जी ने पहले क्या है, बंदी बंधाई टाई आती थी, वो उपयोग में लेते, लेकिन उसके बाद में गांधी जी ने टाई बांधना भी सीख लिया। उसके बाद सुंदर बाल सजावट पर भी बहुत ज्यादा अपना वो ध्यान देने लगे और जेब पर लटकाने के लिए सोने की चेन भी उन्होंने मंगवाई। ये तो था उनका एक भाग, पार्ट भाग क्या, जिसको कह सकते हैं सभ्य बनने का प्रयास करना। अब दूसरा इसके साथ वो क्या करते हैं, दूसरा उसके साथ क्या करते हैं, वो वहां इंग्लैंड के रंग में रंगने के लिए वहां भाषण बोलना भी वो सीखता है और भाषण के लिए क्या करते हैं, वो बैल की पुस्तक पढ़ते हैं। अब गांधी जी ने क्या किया, इंग्लैंड में नाचना भी सीखने का प्रयास कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, नाचने के साथ साथ उन्होंने क्या किया, वहां फ्रेंच भाषा जो है, वहां की जो मुख्य जो फ्रेंच भाषा है, उस फ्रेंच भाषा को भी उन्होंने सीखने का प्रयास किया और साथ ही उन्होंने क्या किया, एक पियानो भी खरीदा और पियानो भी बजाना उन्होंने सीखा। तो उन्होंने ये 4 कार्य कर दिए, भाषण के लिए भी सीखना आरंभ कर दिया उन्होंने, उसके बाद नाचना भी सीखना शुरू किया उन्होंने, फ्रेंच भाषा भी सीखी और उसके बाद में एक पियानो। अब क्या किया उन्होंने, नाचने के लिए उन्होंने अपनी ट्यूशन आरंभ कर दी थी और पियानो भी उन्होंने खरीद लिया था। ठीक है, पियानो भी खरीद लिया था। ठीक है, और उसके बाद में भाषण के लिए भी उन्होंने अपना प्रयास किया। तो ये 4 प्रकार के उन्होंने क्या किया, प्रयत्न किए और इस प्रयत्न के आधार पर हम कह सकते हैं कि गांधी जी सभ्य बनने के लिए उन्होंने सारे के सारे मार्ग अपनाए। अब होता क्या है, यहीं से प्रयत्न आरंभ हो जाता है। गांधी जी ने जब बेल की पुस्तक पढ़ी और उस पुस्तक से वो पूर्णतः क्या हुए, प्रभावित हुए और प्रभावित होने के बाद उनके दिमाग में एक प्रश्न आया कि मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ अध्ययन करने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ क्या है, अध्ययन करने के लिए आया हूँ। ठीक है, और ये चीजें तो मैं मेरे देश में जाकर भी सीख सकता हूँ। इसलिए गांधी जी ने सभ्य बनने के लिए जो मार्ग अपनाया था, उसके बाद उस मार्ग को उन्होंने छोड़ दिया और मूल रूप से अपने अध्ययन पे उन्होंने ध्यान देना आरंभ किया। ये था हमारा यूं कहे कि एक प्रकार से तीसरा प्रश्न था। पहला प्रश्न क्या था, अनाहार था। दूसरा प्रश्न क्या था, मित्रों की चिंता जो थी उनके स्वास्थ्य के प्रति थी। अब बात आती है हमारा जो अगला जो भाग आता है, इसी के अंदर इसी का जो एक छोटा सा भाग समझिए, जिसको हम कह सकते हैं कि गांधी जी ने अपने जीवन में किस प्रकार से पुनः परिवर्तन किया था। तो गांधी जी ने क्या किया, बेल की पुस्तक पढ़कर अपने जीवन में परिवर्तन कर लिया। ये था हमारा सभ्य बनने की उनकी जो थी, सभ्य बनने के लिए उनका जो प्रयास थे, उस प्रयास से जुड़ा हुआ बिंदु था। अब आता है हमारा तीसरा बिंदु। अब तीसरा बिंदु आने से पहले जो है वो देखिए, गांधी जी अब क्या करते हैं कि इंग्लैंड से पुनः भारत आ जाते हैं। इंग्लैंड से क्या पुनः भारत आते, और भारत आने के बाद पहले भी हमने थोड़ा सा देखा था कि उन्होंने मुंबई में अपना अभ्यास कार्य आरंभ किया। मुंबई में उन्होंने अभ्यास कार्य आरंभ किया, लेकिन वहां उनकी वकालत जमीनी थी, वहां उनकी वकालत जमीनी थी। उसके बाद वो क्या करते हैं, एक मुस्लिम व्यक्ति है, मुस्लिम व्यक्ति क्या करता है, मुस्लिम व्यक्ति के लिए किसी केस के मामले में वो क्या करते हैं, अफ्रीका जाते हैं। किसी केस के मामले में अफ्रीका जाते हैं। ये अब्दुल्ला नाम का व्यक्ति है और ये एक व्यापारी है, और इस व्यापारी के केस के सिलसिले में गांधी जी क्या करते हैं, अफ्रीका जाते हैं। अब जो हम पढ़ रहे हैं, बलवान से भिड़ंत। बलवान से भिड़ंत का मतलब है अन्याय का विरोध। बलवान से भिड़ंत का मतलब है गांधी जी ने अन्याय का विरोध अफ्रीका में किस प्रकार किया। अब थोड़ी सी बात यह थी कि जैसे ही इस अब्दुल्ला व्यापारी के केस के मामले में गांधी जी जब अफ्रीका जाते हैं,
तो गांधी जी ट्रेन से जा रहे थे, फर्स्ट क्लास से उन्होंने टिकट ले रखा था। जैसे ही वो अफ्रीका में पहुंचे, स्टेशन के पास पहुंचे, उस समय किसी श्वेत लोगों ने उनको क्या किया, वहां से थर्ड क्लास डिब्बे में जाने के लिए कहा कि ये इस डिब्बे पर आपका अधिकार नहीं, आप जैसे जो लोग हैं जो फर्स्ट क्लास के डिब्बे में नहीं जाते हैं, थर्ड क्लास के डिब्बे में जाइए। तो गांधी जी उनके साथ जिद करने लगे, तो गांधी जी को उन्होंने क्या किया, धक्का देके वहां से नीचे गिरा। अब इस बात की गांधी जी को बहुत बड़ी ठेस लगी। यहाँ से गांधी जी के दिमाग में प्रश्न आया कि अंग्रेजों की, श्वेत लोगों को मतलब अंग्रेजों की जो रंग भेद नीति थी, इस रंग भेद नीति का गांधी जी के दिमाग में यह एक प्रश्न दौड़ने लगा कि इस प्रकार का जो भेदभाव है, उस भेदभाव के लिए मैं मेरा अपना जीवन समर्पित करूंगा, यहाँ के लोगों को इस रंग भेद से मुक्ति दिलाना चाहिए। अब यहाँ से गांधी जी का क्या घटनाक्रम आरंभ होता है, और यहाँ से यूं कह सकते हो गांधी जी ने अफ्रीका से ही सत्याग्रह आरंभ किया। पहले गांधी जी सत्याग्रह जो अफ्रीका से आरंभ हुआ था, वहीं से उनके दिमाग में प्रश्न आया था। उसके बाद दूसरी बार जो है वो अफ्रीका से छोड़ने के बाद जब भारत आते हैं, तो यूं कह सकते हैं सेकंड बार में उन्होंने गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का कार्य किया था। गोपाल कृष्ण पीछे पड़ा था, गोपाल कृष्ण गोखले वहां से उनसे मिलने के लिए। अब होता क्या है कि इस प्रकार का गांधी जी को वहां बिंदु मिला, तो गांधी जी क्या है कि जीवन में परिवर्तन आया, और गांधी जी वहां जो अत्याचार हो रहे थे, कौन से, अब अत्याचार किनके साथ हो रहा था, अब गांधी जी ने देखा कि अफ्रीका के अंदर, गांधी जी ने देखा कि अफ्रीका में जितने भी भारतीय लोग रह रहे हैं, जितने भी भारतीय लोग हैं और जितने भी चीनी लोग हैं, उन चीनी लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। क्यों कि वहां जितने भी लोग हैं, वहां के बड़े जो लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, उन लोगों के अधिकारों को छीन लेते हैं। गांधी जी ने देखा कि बड़े जो लोग हैं वो भारतीयों और चीनियों के साथ क्या कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। भारतीयों और चीनियों के साथ क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। इस अत्याचार का गांधी जी ने क्या कर दिया, वहां विरोध आरंभ किया। उन्होंने देखा कि बड़े बड़े जो लोग हैं, जिनका जो अधिकार नहीं है, जिस पद के वो योग्य नहीं है, वो क्या करते हैं, वहां 100 पाउंड रुपए देकर क्या कर रहे हैं, अयोग्य होते हुए क्या उस पद के लिए वो अपने अधिकार जताना आरंभ करते हैं। इस बात से गांधी जी के दिमाग में एक अलग प्रकार का प्रश्न होने लगा, और गांधी जी ने उन अत्याचारों का विरोध क्या कर दिया, आरंभ कर दिया। एक बार होता क्या है, गांधी जी वहां के एक अंग्रेज अधिकारी के माध्यम से, अंग्रेज अधिकारी को, वैसे तो अंग्रेज अधिकारी न कहकर हम उसको कह सकते हैं पुलिस कमिश्नर, गांधी जी क्या करते हैं, अफ्रीका में एक पुलिस कमिश्नर के सहयोग से क्या करते हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी है, गांधी जी ने क्या किया था, भ्रष्ट अधिकारियों के विरोध में क्या किया, वहां अपना प्रयास आरंभ किया था, लोगों को अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए। उस समय एक पुलिस अधिकारी ने गांधी जी की क्या की थी, मदद की थी। अब क्या करता है गांधी जी, उस पुलिस अधिकारी के माध्यम से, कमिश्नर के माध्यम से क्या करते हैं, लोगों को अत्याचार से मुक्ति दिलाने का प्रयास करते हैं, और उसमें सफल भी हुए। उन्होंने क्या किया, दो बड़े अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ा दिया था। लेकिन श्वेत जो जूरी थे, या यूं के जो वहां के जो जजों ने क्या किया, उन्हें उनको क्या कर दिया था, बहाल कर दिया था। सब कुछ आरोप सिद्ध होने के बाद भी क्या किया था, वो उस केस को जीत नहीं पाए थे। उसके कारण गांधी जी के मन में क्या है, अपने वकालत के कार्य से क्या है, अरुचि भी होती थी। वकालत के कार्य के प्रति क्या होती थी, उनमें अरुचि होती थी। उन्होंने देखा कि बुद्धि का जो प्रयोग है वो अपराध के लिए हो रहा है। उन्होंने देखा कि बुद्धि का जो प्रयोग हो जाए वो अपराध को छिपाने के लिए हो रहा है। तब गांधी जी को क्या है, बुद्धि से ही घृणा होनी आरंभ हो गई थी। अब इसमें होता क्या है कि इस घटना के बाद क्या है, अफ्रीका के अंदर गांधी जी का बहुत बड़ा प्रभाव होने लगा, और बहुत से लोगों को उन्होंने अनेक प्रकार के जो अत्याचार थे, उन अत्याचारों से गांधी जी ने मुक्ति दी। अब उसी समय गांधी जी के दिमाग में एक अलग प्रकार का प्रश्न चल रहा था। वो क्या चल रहा था कि जिन लोगों के विरोध में गांधी जी विरोध में खड़े हो रहे थे, उनका वो क्या कर रहे थे, उनके प्रति उनके मन में किसी प्रकार के द्वेष भाव नहीं थे। इस प्रकार की बात आती है कि जिन लोगों का वो क्या कर रहे थे, कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे, या शॉर्ट में यूं कह दो, जिन अधिकारियों के विरोध का विरोध कर रहे थे गांधी, जिन अधिकारियों का विरोध कर रहे थे गांधी जी, जिन अधिकारियों का विरोध कर रहे थे, उनके प्रति उनके मन में द्वेष नहीं था। यहां से एक हमारे पीछे प्रश्न दिया था, मनुष्य व कार्य, यहां से मनुष्य व कार्य दो प्रकार के अलग अलग सिद्धांत है कि मनुष्य अलग चीज और उसका कार्य क्या है, अलग चीज है। तो गांधी जी कहते हैं कि मनुष्य से घृणा न करें, क्या करें, मनुष्य से घृणा न करें,
मनुष्य से घृणा नहीं करें। किससे करें घृणा? किससे करें? व्यक्ति के कार्य से करें। यही बात गांधी जी के सिद्धांत थी। क्यों थी? कि गांधी जी ने जो सत्यवादी हरिश्चंद्र का जो नाटक पढ़ा था, उस नाटक के कारण गांधी जी के अंदर सत्यवादी और अहिंसा के वहां के आगे थे गांधी जी में सिद्धांत। अब होता क्या है कि अफ्रीका के अंदर गांधी जी क्या करते हैं? अफ्रीका के लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्ति देते हैं और वहां के जो अधिकारी थे उन अधिकारियों भी उनके प्रशंसक भी थे। अब यहाँ से जो हमारा प्रश्न जो बन रहा है मनुष्य व कार्य, तो मनुष्य, गांधी जी कहते हैं कि आप बुराई से घृणा करें। क्या करें? बुराई से घृणा करें। क्या करें? बुराई से घृणा करें, न कि किसी व्यक्ति से घृणा करें। ये गांधी जी के सिद्धांत थे। ठीक है, यही सिद्धांत गांधी जी कहते हैं कि जीव व्यक्ति जीवन में ध्यान करें। अब इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न कहते हैं, गांधी जी कहते हैं कि संसार के अंदर विष कैसे फैल रहा है? संसार में विष का फैलना, विष का फैलना। और गांधी जी कहते हैं संसार में विष कैसे फैल रहा है? गांधी जी कहते हैं संसार में विष फैलता है इस कारण कि हमें क्या करना चाहिए? हमें मनुष्य से घृणा नहीं करनी चाहिए, व्यक्ति के कार्य से करना चाहिए। व्यक्ति यदि कार्य बुरा करता है तो हम उसको क्या करें? बुरा माने। किसको? कार्य को माने, न कि हम व्यक्ति को माने। व्यक्ति बुरा कार्य करता है तो हम उसके कार्य को बुरा माने। व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो हमें उसको क्या मानना चाहिए? अच्छा मानना चाहिए। ये जो सिद्धांत है, ये जो हम क्या करते हैं, हम व्यक्ति को बुरा मानना शुरू कर देते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, गांधी जी कहते हैं संसार में विष फैल रहा है। अब क्या है, गांधी जी ने क्या किया? यही से बात आती है, यही सी बात इसके रूप में आती है। जिन दो अधिकारियों को गांधी जी ने क्या कर दिया? नौकरी से हटवा दिया था, उन्हीं को उन्हें क्या किया? नौकरी पर भी रखवा दिया था। इसका मतलब गांधी जी का मानना है कि व्यक्ति बुरा नहीं है, व्यक्ति के क्या है? कार्य बुरे। तो गांधी जी किसी का भी कानूनी रूप में यदि विरोध करते हैं, किसी व्यक्ति के कार्य का कानूनी रूप में विरोध करते हैं तो उसके कार्य का करते हैं, न कि वो उसे मनुष्य का या व्यक्ति के करते हैं। इसीलिए गांधी जी ने कहा कि संसार में जो विष फैल रहा है उसके पीछे यही। अब यहीं से बात आती है, गांधी जी की एक बात है, वो कौन सी है? वो कहते हैं एक होता है व्यवस्था, एक होता है व्यवस्थापक। गांधी जी कहते हैं दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन हम लोग क्या मानते हैं? अलग अलग नहीं मानते। एक होता है व्यवस्था या जिसको हम कहते हैं पद्धति, और दूसरा होता है व्यवस्थापक। चलिए, गांधी जी कहते हैं दो चीजें, व्यवस्था और पद्धति। गांधी जी कहते हैं व्यवस्था और पद्धति का हम विरोध करें। क्या करें? विरोध करें। व्यवस्थापक का विरोध न करें। व्यवस्थापक का विरोध न करें। क्यों? व्यवस्थापक में सारी शक्तियां क्या होती है? निहित होती है। हमें व्यवस्था का विरोध करने, और यही सिद्धांत गांधी जी क्या करते हैं? भारत में क्या करते हैं और अंग्रेजों का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। किसके? उनका व्यवस्था और पद्धति के विरोध था, न कि अंग्रेजों के प्रति था। इसलिए एक साधारण से व्यक्ति ने अपने इन सिद्धांतों के माध्यम से भारत देश को आजादी भी दिलाई। तो हमने आज पढ़ा सभ्य पोशाक और बलवान से पीड़ित। तो गांधी जी के अंदर जो अन्याय का विरोध करने के जो सिद्धांत थे वो भारत से नहीं, कहां से मिले थे? इन अफ्रीका से, या यूं कह दो रचनाओं के माध्यम से। यानी जो उन्होंने हरिश्चंद्र का नाटक देखा तो उससे भी प्रभावित हुए थे, या उनके जो आध्यात्मिक गुरु थे लियो टॉल्स्टॉय का भी उनके जीवन पर क्या पड़ा था? प्रभाव रहा था। अब होता क्या है, गांधी जी अफ्रीका से, अब हमारा आगे का जो बिंदु आएगा वो आत्मिक शिक्षा का जो आएगा। उसके बाद देखा जाए तो गांधी जी 1915 तक अफ्रीका रहे थे, और 1915 के बाद वो भारत में आ गए थे। ठीक है, और भारत में आने के बाद गांधी जी ने क्या किया? चंपारण में क्या किया था? सत्याग्रह किया था, और 1917 में वो भारतीय राजनीति में शामिल हुए थे। तो हमने आज जो दो बिंदुओं को पढ़ा, अब इसके अंदर जो तीन बिंदु है वो हम आगे पढ़ेंगे।